हेलो मित्रों, मैं अनिल कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ गंगा नदी अफवाह तंत्र। भारत की जो सबसे पवित्र जो नदी मानी जाती है गंगा ही मानी जाती है। तो गंगा नदी के बारे में अपन बात करेंगे, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और कहाँ पर उसका अंत होता है, कहाँ कहाँ पर वह बहती है, कौन कौन से राज्यों में बहती है, कौन कौन से ज़िलों में बहती है, उसके किनारों पर कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं या कौन कौन से ज़िले बसे हुए हैं या कौन कौन से स्टेट बसे हुए हैं और कौन कौन से नगर बसे हुए हैं और किस किस नाम से इस नदी को जाना जाता है। इसकी लंबाई भारत में कितनी है, बाहर कितनी है, बांग्लादेश जब बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है उसका नाम क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कौन से राज्य से ये बहना शुरू करती है और 12 महीने बहने वाली नदी है। और भारत में इसको सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि भारत में जितनी भी अस्थियाँ और जितने भी जो बुज़ुर्ग मरते हैं तो उनकी जो अस्थियाँ प्रवाहित की जाती है वो इसी नदी में की जाती है। तो आइए दोस्तों, अपन बात करते हैं आज गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी के बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। ठीक है बच्चों, तो गंगा नदी के उद्गम की अगर बात करें तो उत्तराखंड जो राज्य हैं, उत्तराखंड जो राज्य हैं वहाँ पर एक हिमनद है गंगोत्री। गंगोत्री गंगा। ठीक है बच्चों, तो गंगोत्री से ये निकलती है और थोड़ी सी आगे आके गंगोत्री से जब निकलती है तो सबसे पहले आपने सुना होगा बच्चों कि भागीरथ इस नदी को लेके आया था। भागीरथ नाम का कोई ऋषि मुनि था या कोई आदमी था, ऐसा इसमें कहीं लेख लिखा हुआ नहीं है किताबों में, लेकिन भागीरथ इस नदी को लेके आया था। तो सबसे पहले इस नदी का नाम यहाँ से निकलने के बाद भागीरथी नदी कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पर जब इसका उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से, तो यहाँ पर इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है बच्चों। यहाँ पर सतपथ हिमानी की पहाड़ियों से, सतपथ हिमानी की पहाड़ियों से एक नदी इसमें आके मिलती है बच्चों। सतपथ पहाड़ियों से, हिमानी का मतलब होता है बच्चों ये बर्फ़ से पिघलकर आने वाली नदियां हैं, इसलिए ये 12 महीने बहती है। गंगोत्री से भी ये बर्फ़ से ही निकल के आती है। ठीक है, तो हिमानी इसलिए बोले, गंगोत्री हिमानी भी, हिमनद भी बोल सकते हैं, सतपथ हिमानी बोल सकते हैं। यहाँ से एक नदी होती है अलकनंदा। अलकनंदा एक नदी का नाम है जो कि भागीरथी नदी में आकर मिलती है। उसके बाद में ये जो मिलने की जो जगह है वो है प्यारे बच्चों देवप्रयाग। देवप्रयाग यानी कि देवों की भूमि में आकर जो गंगा नदी है वह भागीरथी और अलकनंदा के रूप में आकर मिलती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देवप्रयाग के बाद ही इस नदी का, इन दोनों नदियों के संगम के कारण पहली बार इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। गंगा नदी नाम पड़ता है बच्चों। कई किताबों में और कई एग्ज़ामों में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों कि गंगा नदी का नाम गंगा किस जगह से पड़ता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक साथ आके मिलती है देवप्रयाग स्थान पर, उसका नाम गंगा नदी पड़ता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये थोड़ी सी आगे चलकर हरिद्वार में प्रवेश करती है बच्चों, जहाँ पर अस्थि विसर्जन होता है। हर की पेड़ी है, हरि की पेड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हरिद्वार में प्रवेश करती है बच्चों। हरिद्वार की बात करें तो प्यारे बच्चों, अगर कोई लोटे में डाल के ले जाए उससे पहले एक बार ही याद रखना कि हरिद्वार जाना मत भूलना बच्चों। बहुत अच्छी जगह है, एक बार घूम के ज़रूर आना। ऐसा नहीं हो कि लोटे में डाल के तो सभी को जाना है, अंत में इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है सभी को जाना है, लेकिन लोटे में डाल के ले जाए उससे पहले एक बार वहाँ ज़रूर जाके आना बच्चों। आजकल तो बहुत सारी बसें, साधन कई चले हैं, तो लोटे में डालने से पहले एक बार घूम के आना। हरिद्वार जो जगह है, हरि का द्वार, विष्णु का जो द्वार है, वहाँ पर एक बार ज़रूर जाके आना बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं अपन। सबसे पहले गंगोत्री हिमनद से ये स्टार्ट होती है, भागीरथी इसका नाम है। सतपथ हिमानी से एक नदी निकलती है अलकनंदा, और ये दोनों आपस में मिलकर देवप्रयाग स्थान पर गंगा नदी इसका नाम पड़ता है। ठीक है, तो गंगा यहाँ से बहती हुई हरिद्वार आती है। हरिद्वार से थोड़ा सा आगे आकर ऋषिकेश आती है बच्चों, ऋषिकेश आती है। यहाँ तक ये नदी, ये ध्यान रखना, यहाँ तक ये नदी मैदानी भागों में ना बहकर पहाड़ी भागों में बह रही है। अभी तो ये पहाड़ों से बह रही है बच्चों। ठीक है,
तो यहाँ से ये नदी निकलकर पहाड़ी भागों में बह रही है। तो ऋषिकेश में सबसे पहले मैदानी भागों में आती है बच्चों, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि गंगा नदी जो है वो मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है, तो ऋषिकेश में आकर ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यहाँ से बात होगी गंगोत्री भागीरथी के नाम से यहाँ से निकलती है, सतपथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है और दोनों आपस में मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग पर, और वहाँ पर इसका नाम गंगा पड़ता है। वहाँ से ये हरिद्वार जाती है, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश जाती है, जहाँ ये सबसे पहले मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ अपन बात करें तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर एक बांध बनाया गया बच्चों, यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, बहुत विश्वविख्यात बांध है, जिसे अपन किताबों में टिहरी नामक बांध से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो टिहरी नामक बांध से पढ़ते हैं। ये जब बना था तो बहुत विश्वविख्यात था और आज भी ये बहुत विश्वविख्यात है। कैसे, जब ये बना था तो यहाँ पर एक आदमी ने इसका ऑब्जेक्शन किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा एक आदमी था जिसने इसका ऑब्जेक्शन किया था। कैसे, कि इस नदी की जो बहने की क्षमता है वो बहुत तेज़ है। अगर यहाँ पर इस बांध को आप बना दिए और यहाँ पर ये बांध भरता है और ये जब बांध खुलेगा या बांध टूट जाएगा तो यहाँ जो भी रहने वाले राज्य हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, उत्तराखंड, जो भी सारे राज्य हैं वो सभी इस बांध के पानी से डूब जाएंगे। तो यहाँ पर त्राही त्राही मच जाएगी। इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। उन्होंने बोला था कि सरकार को कि यहाँ पर जो बांध बनाया जा रहा है इसको ना बनाया जाए या फिर इसको भूकंप रोधी बनाया जाए, क्योंकि भूकंप आने पर यह बांध टूट सकता है और यहाँ पर बाढ़ आ सकती है बच्चों। तो यहाँ पर सरकार ने इनकी बात मानकर इस टिहरी बांध को 8.0 तीव्रता वाले भूकंप रोधी बना दिया। 8.0 तीव्रता वाले भूकंप रोधी इसको बना दिया कि 8.0 तक अगर भूकंप आता है तो ये बांध नहीं टूटेगा बच्चों। यहाँ पर गुजरात में जो बांध भूकंप आया था वो 6.3 का था, जिसमें सब तबाही हो गई थी। तो 8.0 में तो पूरी दुनिया ही नहीं बचेगी, तो ये कहाँ से बच जाएगा। ठीक है, तो 8.0 तीव्रता के भूकंप रोधी इस बांध को बनाया गया। उसके बाद में अपन कुछ ही सालों पहले जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी उसमें अगर ये टिहरी बांध नहीं होता तो देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली ये सारे बाढ़ के चपेट में आ जाते, क्योंकि ये इस बांध की क्षमता इतनी थी कि कई हजार बैरल लीटर पानी अगर बहता है या बरसात होती है तो ये बांध 2 दिन में जाके भरता था बच्चों। लेकिन उस दिन जब ये त्रासदी हुई, जब बाढ़ का ये भयानक रूप इसने लिया, तो ये जो बांध था टिहरी बांध, ये ओनली फॉर 2 घंटे में पूरा भर गया था बच्चों। तो यहाँ पर जितना पानी एकत्रित हुआ उसके बाद में, भरने के बाद में जो पानी हुआ वो यहाँ पर बहना शुरू हुआ था। तो इसकी टिहरी बांध की वजह से जब ये बना था, जब भी सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन इनके ऑब्जेक्शन की वजह से ये 8.0 तीव्रता का बना, जिसे ये भूकंप रोधी बनाया गया। उसके बाद जब उत्तराखंड में त्रासदी हुई तो इसी भूकंप ने अपनी दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश को बचाया था उस बाढ़ की त्रासदी से। ठीक है बच्चों, सॉरी। तो उसके बाद में अपन बात करेंगे ऋषिकेश के बाद में ये प्रवेश करती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है। उसके बाद में भारत के मैनचेस्टर में प्रवेश करती है, जिसको अपन कानपुर बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर। भारत के मैनचेस्टर कानपुर में प्रवेश करती है। इसके बाद में यह यहाँ आकर इलाहाबाद में प्रवेश करती है। इसके बाद में इलाहाबाद में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये घंटियों के शहर में प्रवेश करती है। वाराणसी जो है वो घंटियों का शहर है, सबसे ज़्यादा मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर घंटियों का शहर
शाम के टाइम यहाँ पर घंटियाँ बहुत अधिक सुनाई देती है। ठीक है, तो वाराणसी में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये है पटना में प्रवेश करती है। पटना, पटना किसकी राजधानी है बच्चों? बिहार की। ठीक है, तो पटना जो जगह है वह गंगा नदी के किनारे पर बसी हुई है। पटना से पहले एक बांध परियोजना है जिसे बहुत सुर्खियों में रखा गया है, महात्मा गांधी सेतु बांध। महात्मा गांधी सेतु बांध, महात्मा गांधी सेतु बांध सबसे बड़ा बांध माना गया है, जो कि 5575 मीटर का है। सबसे बड़ा बांध माना गया है जिसकी लंबाई है 5575 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पटना के बाद में यह आगे प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल जो है WB, वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। और यहाँ पर एक फरक्का परियोजना है, परियोजना चलाई गई है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक परियोजना चलाई गई थी, इसका नाम है फरक्का परियोजना। इसके बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है बच्चों। यहाँ पर ये आके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो यहाँ पर एक नदी और आके मिलती है इसमें, जिसे अपन ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो एक नदी और आके मिलती है यहाँ पर बांग्लादेश में, इसका नाम पद्मा हो जाता है बच्चों। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एक धारा, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, एक धारा यहाँ पर, तो इसका नाम पद्मा होता है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बाद एक तो धारा इधर पहुँच जाती है और एक धारा इधर पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, तो धाराओं की बात करें तो यहाँ पर तो ये मेघना के नाम से कहलाती है इस धारा की तरफ, और यहाँ पर हुगली के नाम से जानी जाती है, हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर ये मेघना के नाम से जानी जाती है। और इन दोनों के जो बीच का एरिया है या बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, ये सबसे बड़े और सबसे सुंदर वनों में से एक माना जाता है, जिसे कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसे अपन बोलते हैं सदाबहार डेल्टाई प्रदेश। सदाबहार डेल्टा क्षेत्र, यहाँ पर बहुत ही सुंदर वन डेल्टा भी बोल सकते हैं, सदाबहार डेल्टा भी बोल सकते हैं। डेल्टा मतलब नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उपजाऊ जगह। तो ये सबसे बड़ा जो विश्व का है वह सदाबहार डेल्टा क्षेत्र। यहाँ पर सदाबहार वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, सबसे हरा भरा स्थान रहता है ये। ठीक है बच्चों, इसके सुंदरवन डेल्टा बनाने के बाद इसको सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं भाई, सुंदरवन डेल्टा भी बोला जाता है, सदाबहार डेल्टा क्षेत्र भी बोला जाता है। इसके बाद में ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है बच्चों, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है बच्चों, तो अंत इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। इसके बाद अपन बात करें तो इसकी जो लंबाई है वह है 2500 किलोमीटर। कई किताबों में ये 25 किलोमीटर भी मानी जाती है, तो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 2500 किलोमीटर भी है और 2525 किलोमीटर भी है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करें, गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी के नाम से, सतपथ हिमानी की पहाड़ियों से अलकनंदा निकलती है। दोनों नदियां आपस में आकर मिलती है देवप्रयाग स्थान पर, जहां पर सबसे पहले इसका नाम गंगा पड़ता है। गंगा के देवप्रयाग के बाद ये हरिद्वार में प्रवेश करती है, फिर ऋषिकेश में आती है। सबसे पहले मैदानी भागों में ये ऋषिकेश में ही प्रवेश करती है। उसके बाद यूपी आती है, यूपी के बाद कानपुर आती है जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद इलाहाबाद में प्रवेश करती है, उसके बाद में वाराणसी में प्रवेश करती है, वाराणसी के बाद में पटना बिहार में प्रवेश करती है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल के बाद में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में
गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो एक तो कलकत्ता की तरफ इसकी धारा चली जाती है और एक बांग्लादेश के पूर्वी हिस्सों में इसकी धारा चली जाती है। पूर्वी हिस्सों में जो धारा जाती है वो मेघना के नाम से प्रचलित होती है और कलकत्ता की तरफ जो धारा गई वह हुगली के नाम से प्रसिद्ध होती है बच्चों। ठीक है, और इन दोनों के जो मध्य का जो एरिया है, यहाँ के बाद में ये जो हिस्सा है, यहाँ के दोनों की जो मध्य का एरिया है उसे सदाबहार डेल्टाई क्षेत्र भी बोल सकते हैं, सुंदरवन डेल्टा भी क्षेत्र बोलते हैं। विश्व के सबसे सुंदर वन यहीं पर पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद में सीधी फिर ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, तो अपन बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। देखो, तो गंगा नदी की जानकारी किताबों में यहीं तक मिलती है जो मैंने आपको दी है। उसके बाद में जो जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में बनते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। मोस्ट इनके 6, 7, 8 क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस में आपको सब कुछ इसी में पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर, ऐसे आप याद रख सकते हो, 25-25 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी अपन बात करें तो गंगा नदी का नाम देवप्रयाग स्थान पर पड़ता है। देवप्रयाग में इसका नाम गंगा होता है। ठीक है, उसके बाद में मैदानी भागों में ऋषिकेश में प्रवेश करती है। ऋषिकेश में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदान मतलब ज़मीन पे आती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है बच्चों। ठीक है, उससे पहले ये पहाड़ी भागों में बहती है। उसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पर एक परियोजना चलाई गई है जो कि देवप्रयाग से पहले टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध इस पर बनाया गया है। इसके बारे में बता चुका कि त्रासदी से बचाया था, अभी उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी उसको बनाया गया है। उसके बाद में ये यूपी होती हुई कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना बिहार में प्रवेश करती है। पटना बिहार में महात्मा गांधी सेतु बांध बनाया गया है। इसके ऊपर महात्मा गांधी सेतु बांध इस पर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन बात करें तो यह है पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले फरक्का परियोजना इस पर बनाई गई है। ठीक है, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह नदी सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र बनाती है, जहाँ पर सबसे सुंदरवन पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र बनाती है। ठीक है बच्चों, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन बात करते हैं। इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है, कई किताबों में ये दिया हुआ है, और 2500 किलोमीटर भी कई किताबों में दिया है, दोनों सही है। देवप्रयाग में इसका नाम गंगा होता है। ऋषिकेश में यह है पहली बार मैदानी भागों में प्रवेश करती है। देवप्रयाग से पहले इस पर टिहरी बांध भी बनाया गया है। पटना बिहार में इसमें महात्मा गांधी सेतु बांध इसी के ऊपर बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले इस पर एक परियोजना चलाई गई जिसका नाम है फरक्का परियोजना। परियोजनाएँ क्या होती है कि यहाँ से इस जगह को
यानी कि पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर इस जगह से पानी दे दिया जाए और वहाँ पर इसकी सिंचाई कर ली जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा ही प्रदेश क्षेत्र बनाती है। ठीक है, जहाँ पर सबसे सुंदरवन पाए जाते हैं। उसके बाद में अंत में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दो नामों से बंगाली खाड़ी में गिरती है, एक तो कलकत्ता में हुगली के नाम से और बांग्लादेश में यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है बच्चों, तो गंगा नदी अफवाह तंत्र की जानकारी यहीं तक मिलती है, किताबों में यहीं तक ये जानकारी लिखी हुई है और मैं भी आपको यही जानकारी दे पाया हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।